इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी गौरव सम्मान दिया। जिन्होंने इस सम्मान के लिए मुझे उचित समझा और ये सम्मान दिया, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है इससे। पहले से संपर्क किया गया था कि आपको एकाएक जानकारी हुई कि हमारा ऐसा सम्मान हो रहा है? इस बारे में हमको नहीं पता था, क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है इस बारे में तो नहीं पता था, लेकिन ये सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात है। जी, आपका परिवार बहुत बड़ा है, जैसा कि आप देखते हैं, परिवार की क्या भूमिका है, क्योंकि आप कहीं न कहीं देश सेवा में लगे रहती है। भाई बहन सबका बहुत साथ रहता है। आने के लिए नहीं बताया आपने क्या आपको? आने के लिए तो यहाँ का चाट, यहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ममता ने कहा, हमारी कांग्रेस से कोई बात नहीं हुई है। मैंने प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही उसे नजरअंदाज किया है। इसीलिए हम लोगों ने एक कड़ा फैसला लिया है, हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी है। ये वही सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में जीता था। टीएमसी, कांग्रेस और बंगाल की लेफ्ट पार्टियां भी इंडिया का हिस्सा हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग का मसला उलझा हुआ है। ममता पहले ही कह चुकी हैं कि अगर टीएमसी को तवज्जो नहीं दी जाती तो प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी अपने प्रत्याशी उतारेगी और बीजेपी से सीधी टक्कर लेगी। इससे पहले ममता ने कहा था कि टीएमसी के पास बीजेपी से चुनाव में मुकाबला करने की ताकत भी है और जनाधार भी। भारत के एविएशन रेगुलेटर ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना लगाया है। ये फाइन सेफ्टी से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया। दरअसल एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स में ऑक्सीजन से जुड़े नियमों और सुरक्षा मैनुअल का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते एक एम्प्लॉय ने डीसीसीए से शिकायत की थी। कर्मचारी ने बताया कि बोइंग B777 विमान के जरिए जो फ्लाइट ऑपरेट करती है उसमें सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। शिकायत में बताया गया कि नवंबर 2022 के बाद से ऐसा किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर एविएशन रेगुलेटर ने 12 मिनट केमिकल पैसेंजर ऑक्सीजन सिस्टम की जांच की, जिसमें कमी पाई गई। अब इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। पिछले हफ्ते भी डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इससे पहले एयरलाइन पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया गया था। डीजीसीए ने कहा था, हमने मई और सितंबर में दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की यूनिट का इंस्पेक्शन किया, जिसमें पाया कि एयरलाइन सिविल एविएशन प्रोविजंस का ठीक से पालन नहीं कर रही है, जिसके चलते जुर्माना लगाया गया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में आज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल का गणतंत्र दिवस परेड 2 कारणों से और भी खास है। पहला ये कि 75वां गणतंत्र दिवस होगा और दूसरा ये गणतंत्र दिवस नारी शक्ति को समर्पित है। पीएम ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कहा कि भारत की बेटियों ने अपनी फौलादी इरादों से समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तन की नींव रखी है। वहीं एनसीसी कैडेट्स का 1 महीने का गणतंत्र दिवस कैंप चल रहा है, जिसमें 20 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैडेट से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं में न केवल राष्ट्रीयता बल्कि राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाता है। इस बार की 26 जनवरी परेड के लिए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 2274 कैडेट एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप 2024 में भाग ले रहे हैं। इनमें 907 कैडेट लड़कियां भी हैं। परेड के दौरान 25 झांकियां होंगी, जिनमें चंद्रयान और भगवान राम खास तौर से दिखेंगे। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का नाम शामिल है। कि राम मंदिर से एक वीडियो शेयर किया है। एक्टर ने इसे शेयर करते हुए बताया कि एक दिन पहले हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो अतिथि बनकर गए थे, पर फिर भी उनका मंदिर में चुपचाप जाने का मन हुआ। अनुपम ने मफलर से अपना मुंह छिपाकर भक्तों की भीड़ के साथ मंदिर में प्रवेश किया और रामलला के दर्शन किए। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम ने यह भी बताया कि जब वो बाहर निकल रहे थे तो एक भक्त ने उनके कान में कहा कि भैया जी, मुंह ढकने से कुछ नहीं होगा, रामलला ने तो आपको पहचान लिया है। अनुपम 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच गए थे। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर के भी दर्शन किए थे। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले में बुधवार की सुबह ईडी का एक्शन एक बार फिर देखने को मिला। फरार चल रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। एजेंसी की टीम अपने साथ 100 से ज्यादा सेंट्रल फोर्स के जवान लेकर पहुंची। दरअसल पिछली बार 5 जनवरी को जब ईडी की टीम संदेश खाली गांव में शेख शाहजहां के घर पर रेड करने जा रही थी तो उस समय भीड़ ने हमला किया था। ईडी ने बताया कि भीड़ ने हमला तब किया जब शाहजहां के घर का ताला तोड़ा जा रहा था।
इससे पहले शाहजहां को कई बार फोन कर बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं आए। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 6 जनवरी को ईडी की उसी टीम के अधिकारियों पर केस दर्ज किया जिन पर संदेश खाली इलाके में भीड़ ने हमला किया था। ईडी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। शेख शाहजहां संदेश खाली का टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष भी है। वो ममता सरकार में वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी है। ईडी राशन घोटाला मामले में ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार कर चुकी है। अयोध्या के राम मंदिर में बुधवार को प्रभु ने हरे वस्त्रों में भक्तों को दर्शन दिए। आज मंदिर के कपाट 15 घंटे तक खुलेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या में दर्शन के इंतजाम की समीक्षा की। उन्होंने वीवीआईपी से अपील करते हुए कहा कि अयोध्या आने से 1 सप्ताह पहले राज्य सरकार, मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन को बताएं। इसके अलावा सीएम ने मंदिर के आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। वहीं मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ बेकाबू होने के बाद प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद मंदिर पहुंचे। उन्होंने भक्तों के दर्शन की व्यवस्थाएं देखी। सिर्फ इतना परिवर्तन है कि क्यू प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने बना दिया है। उसके लिए डेडिकेटेड चैनल बन गए हैं जिससे लोग जा रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। वहीं आरएएफ के जवान मंदिर के बाहर लगे हुए हैं। अनाउंसमेंट करके भक्तों की भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े पुजारी अरुण दीक्षित ने इसकी जानकारी दी। पुजारी के मुताबिक भगवान राम की मूर्ति का नाम बालक राम रखने की वजह ये है कि वो एक बच्चे की तरह दिखते हैं जिनकी उम्र 5 साल है। उन्होंने कहा, पहली बार जब मैंने मूर्ति देखी तो मैं रोमांचित हो गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे का विरोध मार्च पुणे पहुंचा, जिसके चलते शहर में ट्रैफिक जाम हो गया। इस दौरान मनोज जारंगे ने मुंबई में ताकत दिखाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग जुटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिना आरक्षण के वापस नहीं जाने की बात कही। दरअसल मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल मराठाओं के आरक्षण के लिए जालना से मुंबई तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं। जारंगे की मांग है कि राज्य के मराठाओं को कुणबी समाज में शामिल किया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आ जाएगी और आरक्षण का लाभ ले सकेगी। 20 जनवरी से शुरू हुआ ये मार्च 26 जनवरी को मुंबई पहुंचेगा। जारंगे ने कहा कि अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती रही तो मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करेंगे। इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी। 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने सुसाइड किया था। वहीं मराठा आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मई 2021 में 5 जजों की खंडपीठ ने आरक्षण खत्म कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। ज्ञानवापी एसआई सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक आम सहमति बनी है कि एसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी। पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही साथ कंडीशन लगाने की बात उसमें मैंने किया कि कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है और कोर्ट अपना आदेश मानेगी। ज्ञानवापी एसआई सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर काफी दिनों से सुनवाई चल रही थी। बुधवार को जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंपने पर सहमति जता दी। हालांकि कोर्ट का अभी लिखित ऑर्डर सामने नहीं आया है। कुछ देर में कोर्ट का लिखित ऑर्डर सामने आ सकता है। अंतरिम बजट 2024 से पहले आज नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री साथ मौजूद लोगों को हलवा बांटती नजर आ रही हैं। ये कार्यक्रम बजट तैयारी प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। हर साल बजट तैयार होने के बाद हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। बता दें कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री लोकसभा में अंतरिम बजट 2024 पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। सरकार के मुताबिक ये वोट ऑन काउंट बजट होगा, यानी इसमें बहुत बड़ी घोषणाएं होने की संभावनाएं कम है। इस बार बजट पेपरलेस होने जा रहा है और इसके सभी डॉक्यूमेंट्स मोबाइल पर देखे जा सकेंगे। इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर यूनियन बजट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। दुनिया में बढ़ते तनाव और 2 जंगों के बीच एटॉमिक साइंटिस्ट ने डूम्सडे क्लॉक को रात 12 बजने से सिर्फ 90 सेकंड पहले सेट कर दिया है।
इस घड़ी में 12 बजने का मतलब है कि दुनिया में तबाही का समय नजदीक आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घड़ी का समय बदलने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि पिछले 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इजराइल और हमास के युद्ध को भी 3.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पहले से दुनिया को तबाही की ओर धकेल रहा है। वहीं एआई और बायोलॉजिकल रिसर्च जैसी खतरनाक तकनीकों का इस्तेमाल भी बढ़ते जा रहा है। चीन, रूस और अमेरिका जैसे 3 बड़े देश अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने पर काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने आगे कहा कि फरवरी 2023 में रूस ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट ट्रीटी को रद्द कर दिया था। इस समझौते का मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। वहीं रूस ने अक्टूबर 2023 में न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग को बैन करने वाले कानून को भी हटा दिया। बता दें कि डूम्सडे घड़ी का समय वैज्ञानिक हर साल बदलते हैं। शिकागो के एक नॉन प्रॉफिट संगठन ने 1947 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जनता को चेतावनी देने के लिए घड़ी बनाई थी।